जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 60। आज के लेक्चर में चैप्टर 15 की होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, इसे डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है हमने, रिलायंस ऑन अदर्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन, कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। होम असाइनमेंट दी गई थी, कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया? शाबाश, हाथ उठाइए। गुड, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट। और एलएमएस पे जो ऑनलाइन असाइनमेंट आपको तो ऑनलाइन क्विज दिया गया, वो कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया? चलिए गुड। अब क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या कोई डिस्कस करना चाहते हैं आप जो आपको होम असाइनमेंट में दी गया? कौन कौन सा क्वेश्चन था? 1, 5, 17, 18। चले पहले क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसीजन आपने आसानी से कर लिए? कोई ऐसा डिसीजन जिससे आपका इख्तलाफ हो? ओके, चलिए 5। इसके बाद कौन सा था? अच्छा, मैं अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ। रिक्वायरमेंट में कह रहा था डिस्कस करें नीड फॉर ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए कि नहीं। मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड ए कैश फ्लो फॉर कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। ये कैश फ्लो फॉर कॉस्ट किस में प्रिपेयर की जाती है भला? गोइंग कंसर्नेशन। शोइंग सफिशिएंट लिक्विडिटी डिस्पाइट इनकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट ईयर। एनईएल हैज आल्सो रिन्यूड इट्स मेजर बैंक लोन आफ्टर द ईयर एंड। जी मुझे बताइए, रिन्यू भी किया लोन को, इस केस में रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए? हाँ, क्यों भला? गोइंग कंसर्न से रिलेट कर रही है और चूंकि कैश फ्लो फॉर कॉस्ट है, फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन से है। अब फ्यूचर में मैंने क्या करना है ये तो मुझे पता है ना, मैंने प्लान किया हुआ है, ये मेरे दिमाग में है। ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? वो मेरे से लिखवाएगा, कहेगा सर लिख के दीजिए फ्यूचर प्लान। तो जितने भी फ्यूचर प्लान हो, इसका मतलब उन पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। सेकेंड, इन्वेंट्री इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स। मैनेजमेंट asserts that the NRV exceeds cost based on expected sales during the next 6 months। बताइए इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है इसमें? किस किस चीज की वजह से रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? एनआरवी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। तो मैनेजमेंट का क्या वाकई ये इरादा है? ये सिग्निफिकेंट एस्टिमेट है। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट क्या? एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री में एस्टिमेट्स होता है, बिल्कुल एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एनआरवी स्टार्ट ही एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होते हैं, तो इसमें एस्टिमेट्स है। अगर इन्वेंट्री सिग्निफिकेंट है तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। इसी तरह डेप्रिसिएशन होता तो उसमें भी हम यही कहते हैं, डेप्रिसिएशन भी एस्टिमेट है। जैसे एनआरवी एस्टिमेट है, डेप्रिसिएशन भी एस्टिमेट्स है, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। और अगर ड्यूरिंग द ईयर को फिक्स एसेट्स डिस्पोज किया है, उस पर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। फिक्स एसेट डिस्पोज किया, उस पर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? नहीं है। वहाँ उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जजमेंट एस्टिमेट्स वाली हो, ना तो आईएसए रिक्वायर करते हैं और ना ही उसमें कोई प्लान ऑफ एक्शन है या जजमेंट्स इन्वॉल्व है। उस पर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। उस पर आप नॉर्मली अदर प्रोसीजर से ही आपको तसल्ली बख्श एविडेंस मिल जाएगा। कोई मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं है, कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट एस्टिमेट नहीं है। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑलरेडी है। अगर वो कहता है इन्वेंट्री की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्वेश्चन इनका ये, इसमें तो उसने इन्वेंट्री की एनआरवी के बारे में पूछा है ना। अगर इस बात पे कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं चेक करना है, इसमें रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करना नहीं, इसमें तो हम जाके खुद चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर वो कहता है सर खुद चेकिंग करने के लिए गए, वहां एक नई कहानी पता चली, उसने कहा सर ये स्टॉक हमारा है, ये वाला स्टॉक है कस्टमर का है, उसके भी हाथ में हमने किया, तो उस पर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एनईएल सोल्ड गुड्स वर्थ ₹45 million टू ए कंपनी ओन्ड बाय द सीईओ स्पाउस रिलेटेड पार्टी। हाँ जी, इसमें तो रिक्वायर्ड है। क्या सिर्फ ये लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए, क्या के रीजन भी लिखेंगे? रीजन क्या होगी कि आईएसए रिक्वायर करते हैं रिलेटेड पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, और कौन सी? क्या? हाँ, प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, काउंट फॉर डिस्क्लोज।
एनुअल इनकम नहीं तो सब पे रिप्रेजेंटेशन आ रही है, पहले पे भी दूसरे पे भी थे। एनुअल इनकर्ड मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ रुपीज 500 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर, सब्सटेंशियल राइज कंपेयर टू प्रायर पीरियड, पिछले साल की सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, इस पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे नहीं करेंगे, ना तो कोई स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है, आईएसए रिक्वायर करता है, और ना ही इसमें कोई इंटेंशन है, इस पे रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं, आपके नॉर्मल प्रोसीजर ही सफिशिएंट है, आपको एविडेंस प्रोवाइड कर देंगे हर तरह से। इस मार्केटिंग एक्सपेंस में क्यों रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करनी, ना तो आईएसए रिक्वायर करते हैं, ना ही इसमें कोई जजमेंट है, इंटेंशन है, ना ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, इस तरह की कोई बात नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं, इसलिए वन क्लियर जी। इजी क्वेश्चन, आपने सिर्फ ये डिसीजन करना होता है, रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, और वो डिसीजन की बेसिस मैंने आपको कल बताई थी। नंबर 1 क्या देखना है, क्या आईएसए रिक्वायर करता है, नंबर 2 क्या देखना है, क्या ऑडिटर समझता है इसको जरूरी, ऑडिटर कब जरूरी समझता है, जब वो इंटेंशन हो, एस्टिमेट्स हो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो, उन केसेस में। और तीसरा क्या रूल था कि कब रिप्रेजेंटेशन हरगिज ऑब्टेन नहीं करने, मिस स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन। शाबाश। 1 के बाद नेक्स्ट था हमारा 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है एनालाइज द अबव सिचुएशन इन हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर। रिक्वायरमेंट पढ़ के कुछ नहीं पता चल रहा, कौन से वाला क्वेश्चन है। You are the audit partner of XYZ and company chartered accountants, following matters under your consideration. Masoom Limited has entered into significant related party transaction. Related party को अंडरलाइन कर लें, इससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि शायद रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है, फिलहाल मुझे ये पता चला इससे। During the year which are approved by board of directors and appropriately disclosed, जो कि properly approved है, disclosed है। Management has agreed to provide a written representation but you have not received yet. अच्छा बताइए, रिलेटेड पार्टी का लफ्ज भी है, रिटन रिप्रेजेंटेशन का वर्ड भी है, कौन से वाला टॉपिक है ये। रिटन रिप्रेजेंटेशन हमें ये बताता है कि अगर मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन एग्री तो की, अभी प्रोवाइड नहीं की, तो क्या करना चाहिए, इसका मतलब रिसीव नहीं, क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को पहले तो रिमाइंड करना चाहिए, भाई रिपोर्ट साइन करने से पहले दे दे, और अगर स्टिल मैनेजमेंट रिपोर्ट से पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड करते, स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट क्या होगा, मटेरियल भी हो सकता है, पर क्योंकि ऐसे ये नहीं बताया कौन सी वाली है, अगर तो बताया था ना ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी वाली रिटन रिप्रेजेंटेशन है, हम डायरेक्ट परवेसिव लेते हैं, अगर उसने किसी इंडिविजुअल एरिया के बारे में बताया होता तो यहाँ पे जनरल, तो हम ये मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव, ये वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरा आ जाएगा। कौन सा था नंबर, क्या रिलेटेड पार्टी के साथ उसने लफ्ज सिग्निफिकेंट लिखा है, इससे क्या नहीं हो सकता, क्या मतलब है इसका, आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इससे मुराद रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं है, हाँ शुक्र है उसकी निशानी, सिग्निफिकेंट के लफ्ज से इफेक्ट परवेसिव, हाँ सुन लें, लफ्ज सिग्निफिकेंट हो या लफ्ज पर मेजर हो, मेजर, ये दो लफ्ज, इनका मतलब होता है कि मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है, जेनेरिक टर्म है, इसका मतलब दोनों हो सकते हैं, यानी इन सेशन में वो ये बता रहा था कि इमटेरियल ना समझो इसको। 5 डन जी, ये तो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन था, ये तो हमने एज इट इज छापा मार देना है, एज इट इज छापा मार देना ना, एज इट इज छापा मार देना ना, कस्टमाइज करना है केस स्टडी के लिहाज से, नाम आने, कस्टमाइज कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन के नाम। अच्छा, क्या सिर्फ कस्टमाइज करना है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर भी ऐड करने हैं, प्रोसीजर above explain how you would proceed in the above matter का मतलब यही है, आप आगे क्या करेंगे, तो इससे मुझे हल्का सा अंदाजा ये हो रहा है कि शायद वो प्रोसीजर ही की बात कर रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन या प्रोसीजर। तो इसमें ये जो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन दिए ना, ट्रांजैक्शन की नेचर उसने नहीं बताई, जेनेरिक ही बताया है ट्रांजैक्शन, तो हम सिर्फ ये लिख देंगे कि लाइन में इंश्योर करें कि ये ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएटली काउंट फॉर डिस्क्लोज, वैसे उसने लिख दिया है अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, तो मेरा ख्याल है स्पेसिफिक प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या एज इट इज छाप देंगे, क्या करना है, कस्टमाइज, वो नोटबुक की तरह प्रोसीजर वाली लिखा है तो फिर ढूंढो, वरना टाइम ज़ाया नहीं करना भाई का,
हाँ शाबाश, दिखाएं किधर है, कोई प्रोसीजर लिखा है कि आपके जीवन की तरह कोरा कागज है ये, हैं पढ़े लिखा नहीं है तो फिर ये किस लिए करे, जहाज बनाने हैं इसके। फिर चलिए, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें उसने क्या पूछा हमसे कि अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ना करे तो हमें क्या करना है। कन्फाइन टू वन एरिया हो तो वो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आप सिर्फ मटेरियल भी लिख दें तो ठीक है, चलेगा। लेकिन वो कन्फाइंड जो मल्टीपल एरियाज वाले होते हैं वो तो परवेसिव होते हैं, जो सिंगल एरिया वाला वो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। आप अगर अल्फाज सिर्फ मटेरियल लिखना है तो लिख देगा लाइकली टू बी मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जी हमारा 17। जी कह रहा है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन। इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन का मतलब क्या होता है, बताओ कौन सा चैप्टर है, कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, ये बताओ। रिलेटेड पार्टी है, गोइंग कंसर्न है, रिप्रेजेंटेशन है, कोई और। कमेंट ऑन द मैनेजमेंट स्टैंस एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द ऑडिटर। तीन चीजें, पहले सिचुएशन इवैल्यूएट करनी है, यानी बताना है कौन सा एरिया, कौन सा टॉपिक है, इशू क्या है। फिर उसके बाद बताना है मैनेजमेंट का स्टैंस, इसके ऊपर कमेंट करना है कि क्या मैनेजमेंट ठीक बात कर रही है। और तीसरे नंबर पे ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन, देखते हैं क्या कहते हैं। एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर यू हैव रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी लिमिटेड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बताइए क्या रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल है। और फिर इवन अगर लिस्ट में ना भी होती ना रिक्वायर्ड वाली आईएस वाली लिस्ट में, तो भी उसने कह दिया, ऑडिटर ने बोल दिया कि रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसके डिस्क्रिशनरी पावर है उसके पास, वो कह सकता है। The management is of the view that since the auditor has carried out a detailed review in which no undisclosed transactions were identified, a written representation is not necessary. मैनेजमेंट कह रही है भाई काम कर तो लिया आपने, सारा कुछ वेरीफाई तो कर लिया, अब रिप्रेजेंटेशन किस बात की, वैल्यूएट करें। ऐसा किससे रिलेट कर, ये रिप्रेजेंटेशन से रिलेट करता है। आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें, कमेंट करें मैनेजमेंट स्टैंस, ठीक है क्या? नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड एविडेंस होता है, रिपोर्ट से पहले ऑब्टेन करना है, नहीं करेंगे तो स्कोप लिमिटेशन होगी। और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ऑडिटर का? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है और अगर स्टिल प्रोवाइड नहीं करते तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होगा, रिस्क बढ़ जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ अदर एविडेंस और अदर रिप्रेजेंटेशन भी डाउटफुल हो जाएंगी। और हाँ, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है। क्या कोर्स ऑफ एक्शन में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट होता है? यस, इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड, इफ परवेसिव, ठीक है। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं सिर्फ ये एक एरिया वाला है तो सिर्फ मटेरियल वाला डिस्कस करना है, वो भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी थे ये क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट कौन सा था? 18 क्या कह रहा है? एनालाइज द अबव सिचुएशन, वही बताओ किस टॉपिक से रिलेटेड है। एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर। हाउ यू वुड प्रोसीड का मतलब क्या है, बताओ। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आपका? You are the audit partner of XYZ company, chartered account, filing matters under your consideration. Asif Limited has made certain investment and classified them as long term investment. अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है क्या? ताकि पता चले इनका इरादा शॉर्ट टर्म का है लॉन्ग टर्म का। The management has also provided written representation in this regard. However, before the finalization of financial statements, the company disposed of some of the said investment. अब ये कौन से वाला केस है? इनकंसिस्टेंसी का। इसमें क्या इंपैक्ट रिपोर्ट आएगा? हाउ यू वुड प्रोसीड का मतलब कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन में इंपैक्ट रिपोर्ट आता है अगर अप्लाई होता हो, रिलेट करता हो। इस केस में इंपैक्ट रिपोर्ट डिस्कस होगा कि नहीं?
रिक्वायरमेंट को देखें तो रिक्वायरमेंट से ये समझ आती है कि अगर इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट है ना तो डिस्कस करना है, लेकिन इस सिचुएशन में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट कोई नहीं होता। ये इनकंसिस्टेंसी वाला केस है। इनकंसिस्टेंसी वाले केस में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस, देखें जरा, देख लें। एविडेंस ना हो, स्कोप लिमिटेशन, रिप्रेजेंटेशन ना हो, स्कोप लिमिटेशन, लेकिन एविडेंस भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन मैच नहीं करते दोनों। जब वो डिस्क्लोज कर दी है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंजेस तो आएंगे, चेंजेस आएंगे, कर दिए उसने रिकॉर्ड, नहीं बताया ना, जिस चीज के बारे में ना बताया हो क्या अज्यूम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, विड्रॉ वाला केस भी आएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंसी वाला केस है, ये रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड वाला केस नहीं है, एविडेंस नॉट वाला भी केस, यानी इसमें स्कोप लिमिटेशन। ये 3 केस बताए थे ना एंड में कल, 3 केस बताए थे ना कि अगर एविडेंस मिल गया, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन मिल गई, एविडेंस नहीं मिला, क्या करना है, और दोनों मिल गए लेकिन इनकंसिस्टेंट है तो क्या करना है। ये उनमें से तीसरे वाला केस है, कभी एक पूछेगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा। डन, ये थी हमारी होम असाइनमेंट। अब चलते हैं हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले जो हमारी परंपरा है, आपको पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा। टॉपिक लेंथी था थोड़ा, है ना, तो आप थक गए होंगे, रिफ्रेश हो जाएं, खूब आराम करें, 0 मीटर हो जाएं, उसके बाद नए सिरे से फिर नया कंसेप्ट, नए चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पूरा 1 मिनट है आपके पास, पॉज कीजिए। जी, उम्मीद है आप फ्रेश हो गए होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चैप्टर है 16। क्या टाइटल है इस चैप्टर का? रिलायंस ऑन अदर। कंसेप्ट सिंपल है इस चैप्टर का, पहले थीम समझ लीजिए। ऑडिट में सम टाइम हमें, देखिए हम हैं ऑडिटर, हम एक्सपर्ट है काउंटिंग के, हम एक्सपर्ट है ऑडिट के, और जिस साल के लिए हमें अपॉइंट किया गया है, हमने उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। सवाल मेरा ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि सम टाइम हमें अपने ऑडिट के दौरान में ऑडिट टीम के अलावा कुछ दूसरे लोगों की जरूरत पड़ जाए, उनकी हेल्प हमें चाहिए हो? क्या ऐसा हो सकता है? अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें अपने अलावा साथ कुछ दूसरे प्रोफेशनल्स की भी जरूरत हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका जवाब है यस, पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल्स क्या? एग्जांपल समझनी है आपने। नींद सी आ रही है मुझे, आ रही है ना, रात लाइट नहीं है इधर में सारी रात। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? अजय, पूरे लाहौर का मसला है। कितने स्टूडेंट्स के घर में रात को लाइट आ रही थी, और कितनों के घर में नहीं आ रही थी? हाँ, तकरीबन 50-50 है। चले, कोई बात नहीं। हाँ, एक झकास ही है, कड़क कड़क बस है। आप रात को नहीं सोए, ये रिस्क एट दर्शन लेवल है। मुझे नींद आ रही है, ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है। तो कौन से वाला रिस्क ज्यादा अहम है? दोनों। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। हाँ जी, मैं दाएं बाएं हो गया तो आप सबका कंसेप्ट गलत बिल्ड हो जाना, ठीक है, इसलिए मेरा डायरेक्शन में होना ज्यादा जरूरी है। तो बात क्या कर रहे थे हम, कि हमें अपने ऑडिट में कुछ दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है जो ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं है। इसकी एग्जांपल समझनी है। पहली एग्जांपल इसके, भैया प्रीडिसेसर ऑडिटर, क्या हमें एक्सेप्टेंस स्टेज पे प्रीडिसेसर ऑडिटर की हेल्प की जरूरत पड़ी थी? हमने से कहा था भैया हमारे को बता दो ये कैसे लोग हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। और फिर ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए प्रीडिसेसर ऑडिटर से दूसरे वर्किंग पेपर लिए थे। तो हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर की भी जरूरत पड़ सकती, क्या वो हमारी टीम का हिस्सा होता है? लेकिन उसकी हेल्प की जरूरत पड़ गई, शाबाश। पहली एग्जांपल ये। दूसरी एग्जांपल, वैल्यूअर, कोई एक्सपर्ट
अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एसेट ऐसा है जो रीवैल्यूड अमाउंट पे है, या कोई ऐसा एसेट या लायबिलिटी है जिसको वेरीफाई करने के लिए अकाउंटिंग या ऑडिट के अलावा स्किल की जरूरत हो, यानी जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए अकाउंटिंग या ऑडिट के अलावा किसी और चीज की स्किल की जरूरत हो, तो हमें जिस फील्ड की स्किल की जरूरत होती है उस प्रोफेशनल को हम हायर करते हैं। ये भी इसकी एग्जांपल है, जैसे टैक्स एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट हो सकता है, टैक्स केस हो, लॉयर हो सकता है, लीगल केस अगर हो, लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करके पूछते हैं ना, अगर रीवैल्यूड अमाउंट पे एसेट रखे हुए वैल्यूअर की जरूरत पड़ेगी, आईटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है, वगैरह वगैरह। तो हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर की जरूरत पड़ सकती है, हमारी टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन हमें उसकी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, उसके वर्क की जरूरत पड़ सकती है जो उसने काम किया। दूसरी एग्जांपल हमारी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। कब पड़ सकती है? जब वेरिफिकेशन के दौरान में कोई ऐसी चीज हमने वेरीफाई करनी हो जो कि अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा किसी और चीज से रिलेट कर रही है। अकाउंटिंग और ऑडिट से रिलेट करे तो हम खुद ही वेरीफाई कर लेंगे। तीसरी एग्जांपल क्या है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। देखिए, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट, दोनों एक तरह से समझे पेटी भाई है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है, इंडिपेंडेंस। एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, इंटरनल ऑडिटर अमूमी तौर पे कंपनी का एम्प्लॉय होता है। काम दोनों का एक ही है, क्या? ऑडिट। बल्कि समटाइम्स तो इंटरनल ऑडिटर ज्यादा काम करता है लेकिन उसके पास कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसकी बात पे नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर की बात पे इतबार करता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। इस वजह से तो हमें किन किन लोगों की जरूरत पड़ी? हमें जरूरत पड़ी प्रीडिसेसर ऑडिटर की, हमें जरूरत पड़ी एक्सपर्ट की, हमें इंटरनल ऑडिटर, कुछ और लोगों की जरूरत पड़ती। बाज़ औक़ात हमें अपनी फर्म के ही, अपनी टीम के अलावा किसी और टीम के पर्सन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कोड ऑफ एथिक्स जब हम पढ़ेंगे तो अक्सर उसमें ये बात आएगी कि अगर कोई थ्रेट अराइज होता है तो आप उसका रिव्यू क्या पढ़ा था हमने चैप्टर 4 में? हाँ, क्वालिटी कंट्रोल। शाबाश, याद है चैप्टर 4 में कि क्वालिटी, जो जब कभी प्रॉब्लम हो, आप थ्रेट हो किसी एरिया में, कोई गड़बड़ हो तो रिस्क ज्यादा हो, तो आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से रिव्यू करवा ले कि हमने काम ठीक किया कि नहीं। ठीक है, उसमें भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा और भी केसेस हैं। सम टाइम ऐसा होता है कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर का मतलब क्या है कि हमारा क्लाइंट है, उसकी 100 ब्रांचेज है, बैंक है उसकी 100 ब्रांचेज है, उनमें से 2 ब्रांचेज ऐसी हैं जो कि दूर दराज के इलाकों में हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेज ऐसी हैं जो कि दूर दराज, तो बाज़ औक़ात फिर हम वहां पे दूर दराज के इलाकों में खुद जाके ब्रांच वेरीफाई करने की बजाय वहां के लोकल ऑडिटर से कहते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शन हम देंगे, आप उनके मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजल्ट हमें भेज देना। ये समझ लीजिए किराए का ऑडिटर है। ये कौन है? हाँ, ये, लेकिन ये कोई अच्छी टर्म नहीं लगती किराए का ऑडिटर, तो इसके लिए टर्म यूज क्या की गई? कंपोनेंट ऑडिटर। यानी किसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए उसके किसी एक छोटे से कंपोनेंट को वेरीफाई हमने किसी और पर्सन से करवाया, किसी और ऑडिटर से करवाया, तो उसे क्या बोला हमने? कंपोनेंट ऑडिटर। यानी किराए का ऑडिटर एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ जहन में बिठाना है। वो भी हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं होता, जरूरत पड़ने पे हम उसको एंगेज कर लेते हैं। एक और भी होता है सर्विस ऑडिटर। लेकिन ये जितनी मैंने एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये लगभग सारी ही आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपके सिलेबस में हैं। मेन देखिए, मैं अभी आपको ना सिर्फ चैप्टर का टाइटल समझा रहा हूं, रिलायंस ऑन अदर। इसका मतलब क्या है? क्या ऑडिटर अपने काम के दौरान में अदर्स, मतलब कुछ दूसरे प्रोफेशनल्स के किए हुए काम पे रिलाय कर सकता है? यानी काम दूसरों ने किया और वो एविडेंस के तौर पे क्या खुद उसको यूज कर सकता है कि नहीं? यह है रिलायंस ऑन अदर्स का मतलब। इसमें अदर्स का मतलब क्या है? ऐसे दूसरे लोग जो कि ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं है। जो कौन हो सकता है? जो प्रीडिसेसर ऑडिटर हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, कंपोनेंट ऑडिटर हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो सकता है, पता नहीं कौन कौन हो सकता है जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। एग्री करते हैं? अदर से मुराद यह है हमारी टीम के अलावा लोग।
रिलायंस का मतलब क्या है? क्या हम उनसे काम करवा सकते हैं? क्या हम उनके किए हुए काम को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं एज एविडेंस? ये सवाल है, ये सवाल है। इसका वन वर्ड आंसर है यस, लेकिन कुछ शराइत है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रोफेशनल को यूज करने के लिए क्या शराइत हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमने? किस प्रोफेशनल को यूज करने के लिए क्या शराइत हैं। चलो ये पढ़ेंगे, और सिर्फ 2 प्रोफेशनल, ज्यादा नहीं। कितने प्रोफेशनल? वरना तो बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो कि हमारी ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन ऑडिट के दौरान में हमारी वक्तन हेल्प कर देते हैं। वैसे तो बहुत से प्रोफेशनल है, जैसे प्रीडिसेसर ऑडिटर है, कंपोनेंट ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है, एक्सपर्ट है, सर्विस ऑडिटर है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है। बाकी शायद कभी कभार नाम आ जाए किसी का तो आ गया, वरना वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन कौन से हमारे सिलेबस में है? इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। और अब आप जरा इस चैप्टर 16 का जो पहला पेज होता है ना, जिस पर टेबल ऑफ कंटेंट है, लिस्ट, वहां पे देखें कि क्या जो 2 पार्ट्स बने हैं, 2 ग्रुप बने हैं, वो यही है। एक में आपने इंटरनल ऑडिटर के बारे में सीखना है, दूसरे के बारे में एक्सपर्ट के बारे में। क्लियर? अच्छा, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा थीम समझाना चाह रहा हूं। ये आपको रिलायंस और अदर का मतलब समझ आ गया? रिलायंस का मतलब क्या और अदर्स का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने बताया, क्या स्टैंडर्ड हमें इसकी इजाजत देता है दूसरों के वर्क को हम yes. लेकिन इसकी कोई शरायत है। गैस करिए जरा, आपके ख्याल में क्या शर्त होनी चाहिए? नंबर 1 वो बंदा ठीक हो, और नंबर 2 उसका काम ठीक है। बस ये समझ लीजिए, सारा मगज निकाल के रख दिया आपने। इस पूरे चैप्टर का सबसे अहम कंसेप्ट क्या है? क्या हम एज ऑडिटर दूसरे लोगों के काम को यूज कर सकते हैं एज एविडेंस? स्टैंडर्ड क्या जवाब देता है इसका? यस, लेकिन कुछ शराइत लगाता है। शराइत में जाहिर तफसील में जाएंगे तो चीज से चीज निकलेगी, बात से बात निकलेगी। लेकिन मेन कंडीशन क्या है? जिस पर्सन का वर्क आपने यूज करना है, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, इंटरनल ऑडिटर के लिए नहीं, एक्सपर्ट के लिए नहीं, ये कंपोनेंट ऑडिटर के लिए भी है जो सीफैब लेवल पे पढ़ेंगे, सर्विस ऑडिटर के लिए भी है, सीफैब लेवल पे पढ़ेंगे, प्रीडिसेसर ऑडिटर के लिए भी है, सीफैब लेवल पे पढ़ेंगे, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के लिए भी है, सीफैब लेवल पे पढ़ेंगे। सबके लिए है। क्या कंडीशन? भैया जिस बंदे का वर्क दूसरों के वर्क का यूज कर सकते हो, लेकिन जिसका वर्क यूज करो उस बंदे को भी चेक करो, उसके काम को भी चेक करो। ऊंची दुकान हो, मीठा पकवान हो, शाबाश, फीका ना हो, फीका ना हो, यानी मार्केट में रेपुटेशन भी उसकी अच्छी हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉम्पिटेंट हो, और उसने काम भी अच्छे से किया हो। डन जी, दोनों चीज। ये मेन थीम है। आप देखेंगे इंटरनल ऑडिटर के टॉपिक में भी डिटेल जाएंगे, डिस्कस करेंगे। मेन रिक्वायरमेंट उसकी यही है। एक्सपर्ट के केस में भी मेन रिक्वायरमेंट यही है। स्टार्ट करें अब। पहले कौन सा पढ़े? इंटरनल ऑडिटर के एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर। सुमान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पढ़ते हैं। पहले कह रहा है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है। 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का टारगेट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है इंटरनल ऑडिटर से। क्या है? इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आईकैप इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, या पूछेगा तो कम पूछेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या कह रहा है? इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट, भाई ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना। इंटरनल ऑडिटर भी एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह वेरिफिकेशन करता है। फर्क सिर्फ ये है क्या कि एक्सटर्नल ऑडिट कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड वाला है, इंटरनल ऑडिट हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लिस्टेड के लिए रिक्वायर्ड है, बाकियों की मर्जी है, चाहे इंटरनल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करें चाहे ना करें। इंटरनल ऑडिट क्या है? कंपनी के एम्प्लॉइज जो क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, बाकी सारी एक्टिविटीज ठीक है कि नहीं। जैसे ऑडिटर भी वेरिफिकेशन करता है। लेकिन आपको एक बड़ा फर्क बताऊं, जो सबसे बड़ा फर्क समझ लीजिए। एक तो ये ना इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा फर्क। दूसरे नंबर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क सिर्फ एक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाकी चीजों को हल्का हल्का वो
कंसीडर जरूर करता है, वेरीफाई और किसी चीज को नहीं करेगा। ऑडिटर वेरीफाई सिर्फ एक चीज को करेगा, किसको? यानी ऑडिटर का जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है? फाइनेंशियल। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का प्राइमरी फोकस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कंट्रोल्स भी उसका फोकस है। कंट्रोल्स को भी चेक करता है, टेस्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी, ट्रांजैक्शन को भी चेक करता है, कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन को भी चेक करता है। इसके अलावा डायरेक्टर उसे जो और काम कह दे वो काम भी करेगा। डायरेक्टर ने कहा फ्रॉड हुआ है, ढूंढो किसने किया है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। ऑडिटर ये सारे का ऑडिटर सिर्फ एक काम करता है, क्या? तो इससे हमें ये सीख मिली कि इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क वेरी करता है। अमूमी तौर पे इंटरनल ऑडिटर का काम ज्यादा होता है एक्सटर्नल ऑडिटर से, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ने पूरे बिजनेस को वेरीफाई करना है, रिव्यू करना है, चेक करना है। एक्सटर्नल ऑडिटर ने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। ये बात समझ आती है? लेकिन उसके बावजूद दुनिया एक्सटर्नल ऑडिटर को मानती है, इंटरनल ऑडिटर को नहीं मानती। किस वजह से? ठीक है, तो ये बता रहे हैं आपको इंटरनल ऑडिट क्या है? ओन एम्प्लॉय रिव्यूड बाय एंटिटी फॉर ओन कंट्रोल पर्पस। ऑडिट यानी इंटरनल स्टाफ जो है ना उसका वो चेक करेगा। सम टाइम आउटसोर्स कर देते हैं किसी सीए फर्म को, ये इंटरनल ऑडिट सर्विसेज भी आउटसोर्स की जा सकती है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज आजकल वैसे भी पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है कि जब भी आपके बिजनेस स्टार्ट करें उसमें कोर एक्टिविटीज आप परफॉर्म करें, और जो एक्टिविटीज किसी दूसरे को दी जा सकती हैं आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, कॉलेज में भी जो सिक्योरिटी गार्ड है ये कॉलेज का एम्प्लॉय तो नहीं है, आउटसोर्स किया गया है, कंपनी का होता है, हम कंपनी को पेमेंट करते हैं वो। तो आउटसोर्स परफॉर्म्ड बाय आउट, ये एक्सटर्नल ऑडिट नहीं, ये नहीं, एक्सटर्नल ऑडिट स्टाफ काट दे, ये नहीं है, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, परफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिट स्टाफ, ये काट दे। ये इंटरनल ऑडिट परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट स्टाफ होगा, या यूं कह लीजिए एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इसको काट के लिख लें एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं, हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ कंपनीज के लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है इंटरनल डिपार्टमेंट, बाकियों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो अपना हिसाब लगा लें, वारा खाता है उन्हें, यानी बेनिफिशियल है तो इंटरनल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करें, वरना इंटरनल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश ना करें। ये थी हमारी मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट की कहानी। फिर से सुन लें, जो अहम चीज है मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज ने एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया होता है कंपनी के अंदर, जिसका काम भी यही होता है, वेरिफिकेशन करना। लेकिन जो इंटरनल डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल डिपार्टमेंट, उसका फोकस पूरा बिजनेस होता है, यानी उसने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोकस नहीं करना, उसने हर चीज की वेरिफिकेशन करनी है, उसने ऑपरेशंस को चेक करना है, उसने कंट्रोल्स को भी चेक करना है। ठीक है, उसने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वो भी करनी है, जो जो डायरेक्टर बोलेंगे उसने वो काम करना है। तो इंटरनल का स्कोप ऑफ वर्क ज्यादा होता है। एक्सटर्नल ऑडिट तो रिक्वायर्ड होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट नहीं है। लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, बाकी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड, हर कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। अब कंपनी अंदाजा लगाएगी अगर बेनिफिट ज्यादा हुआ तो इंटरनल डिपार्टमेंट को रख लिया जाएगा, स्टैब्लिश कर लिया जाएगा, अगर कॉस्ट ज्यादा हुई तो फिर उसको नहीं रखा जाएगा। और इंटरनल ऑडिट का काम कंपनी अपने एम्प्लॉय से भी करवा सकती है, यानी उनको एम्प्लॉय के तौर पे भी रख सकती है, और आउटसोर्स भी कर सकते हैं किसी अकाउंटिंग फर्म को। सीए फर्म जो है इंटरनल ऑडिट भी करती है, एक्सटर्नल ऑडिट भी करती है। यह है मीनिंग। जितना कुछ समझ आ गया काफी है, जो समझ में नहीं है या छोड़े, एग्जाम में आने का चांस नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हाँ, ये अगर आपने समझ लिया तो इस चैप्टर के बहुत से कंसेप्ट समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फर्क है जी, बताइए। कौन वाला इंडिपेंडेंट है? शाबाश।
एक्सटर्नल ऑडिट है इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, एंटिटी मतलब कंपनी जिसका ऑडिट कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट नहीं है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं। इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी, एक ही बात है। मैनेजमेंट नहीं करती, मैनेजमेंट अलग है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है। ये बात ध्यान में रखें, ये इस पूरे चैप्टर में आपने ध्यान में रखनी है बात। क्वालिफिकेशन एक्सटर्नल ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। इंटरनल ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एक ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना। लेकिन इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा है। वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी इवैल्यूएट करता है, रिस्क भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इवैल्यूएट करेगा, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन को भी इवैल्यूएट करेगा, वो रिस्क असेस भी करेगा, वो कंट्रोल्स को भी इवैल्यूएट करेगा। ऑडिटर का प्राइमरी पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। इस वेरिफिकेशन के दौरान में थोड़ा बहुत रिस्क असेसमेंट करेगा, थोड़ा बहुत कंट्रोल टेस्टिंग करेगा, लेकिन उसका प्राइमरी फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जबकि इंटरनल ऑडिटर का प्राइमरी फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है और रिस्क असेसमेंट भी है, कंट्रोल टेस्टिंग भी है, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन भी है, कंपनी के ऑपरेशंस भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्कोप ऑफ वर्क किसका ज्यादा है? बल्कि इस सब के बाद आगे एक और लाइन लिख दे, क्या? इसके अलावा भी डायरेक्टर जो कुछ कहेगा वो इंटरनल ऑडिटर ने वो भी करना है, और जो कहेगा नहीं करना एम्प्लॉय जो हुआ। स्कोप डिसाइड कौन करेगा इंटरनल ऑडिट का कि क्या क्या काम करने हैं इसने? डायरेक्टर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप कौन डिसाइड करता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना? ISAs लॉज। रिपोर्ट का फॉर्मेट इंटरनल ऑडिट का स्टैंडर्डाइज नहीं है, कोई भी फॉर्मेट यूज कर लें। एक्सटर्नल ऑडिट का रिपोर्ट का फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड है। क्लियर? इस डिफरेंस में जो सबसे अहम चीज है जो फ्यूचर के लिए, वो एक आप इंडिपेंडेंस और दूसरा ऑब्जेक्टिव या स्कोप, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये रेयर कभी कभार पूछता है। फॉर इंटरनल ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल है? इंटरनल ऑडिटर से क्या क्या काम करवाए जा सकते हैं? भैया हर काम करवाया जा सकता है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करवा लो। क्या हम उससे कंट्रोल को चेक करवा सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर को ऑपरेशनल ऑडिट करवा सकते हैं। ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब है ये चेक करवाना कि जो कंपनी के ऑपरेशंस है वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है। इसे 3 E's भी बोला जाता है। ऑपरेशनल ऑडिट। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। एक है लीगल ऑडिट। लीगल ऑडिट का मतलब क्या है? देखना लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं। एक है ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट क्या है? कि कंपनी के ऑपरेशन सही से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। रात को जाते हुए सारे रूम्स की लाइट्स ऑन तो नहीं होती। एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे गर्ज नहीं है। यहां पे फर्ज कीजिए स्टाफ रात को घर जाने से पहले ये चेक नहीं करता कि किस रूम में लाइट्स ऑन है, किस में ऑफ है। एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे, क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, वो सिर्फ इतना देखेगा जितना बिल आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, उसने सिर्फ ये देखना है। ठीक है, बाकी कंपनी के ऑपरेशंस सही से चल रहे हैं या नहीं, इससे एक्सटर्नल ऑडिटर को कोई गर्ज नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे गर्ज है कि चीज 50 रुपए की खरीदी तो 50 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड करे। एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे गर्ज नहीं है कि 50 रुपए वाली चीज थोड़ा सा हिम्मत करके 40 में भी मिल सकती थी। देखिए बिजनेस प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे गर्ज नहीं। क्यों? उसका फोकस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रैक्टिसेस नहीं है, ऑपरेशंस नहीं है। जबकि इंटरनल ऑडिट का फोकस ऑपरेशंस भी, वो ये चीजें भी देखेगा कि देखेगा प्रोसीजर एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और इकोनॉमिक हो। इसे बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इंटरनल ऑडिटर से आईटी ऑडिट भी करवाया जा सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर आईटी ऑडिट नहीं, हाँ अगर कंपनी आईटी यूज कर रही है वो सिस्टम को थोड़ा सा चेक जरूर करेगा, अंडरस्टैंडिंग जरूर हासिल करेगा, लेकिन डिटेल टेस्टिंग नहीं करेगा।
कंप्लायंस चेक कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है कि नहीं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिव्यू, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरनल ऑडिट वेरीफाई करेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, अगर डायरेक्टर ने बोला कि कोई फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करो वो करेगा। ये याद कर लें, इसको इग्नोर कर दें, ये इसी की छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है, एक आधा लफ्ज़। अहम चीज़ ये है। तो आइंदा जब कभी आई क्या पूछे बताइए स्कोप एंड फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या है, तो आपने ये लेफ्ट वाली चीजें लिखनी है, राइट वाली इसकी एक्सप्लेनेशन है छोटी छोटी। डन। अच्छा जरा मैं चाह रहा हूं फोकस करें आप इस फंक्शंस के ऊपर और मेरे सवाल का जवाब दें। पहले एक दफा तसल्ली से इसको गो थ्रू कर लें। मुझे ओके करते हैं, एक सवाल पूछूंगा जो कि आपके कंसेप्ट को आगे लेके जाएगा। सही बताएंगे फिर आगे चलेंगे, वरना इसी को दोबारा डिस्कस करेंगे। एक दफा पढ़ लें। पढ़ लिया? ओके। मुझे बताइए क्या इस लिस्ट में ऐसी कौन सी चीज है, एक या दो या जितनी भी आप बताएं, जो इंटरनल ऑडिटर भी करता है और एक्सटर्नल ऑडिटर भी करता है, दोनों करते हैं? किधर है? कंप्लायंस एक्ट यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट। ओके। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिव्यू, हाँ ये तो सबसे ज्यादा है। शाबाश, ये भी करता है, ये भी करता है, और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल्स वाला भी करता है। ओके चलिए मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं। अच्छा मेरे के दूसरा सवाल पहले। दूसरा सवाल क्या है? वो कौन से वाले टास्क हैं जो इंटरनल ऑडिटर तो करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, शाबाश, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता। आईटी कंट्रोल्स, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट नहीं कर रहे, नहीं करता। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, नहीं करता। शाबाश। अब मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं जो कि बेसिकली इस पूरे कंसेप्ट के का समझ ले मगज है इसमें। इंटरनल ऑडिटर जो टास्क परफॉर्म करता है उसमें से कुछ टास्क एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट है और कुछ रेलिवेंट नहीं है। ये बात समझ आई? अब अगला कंसेप्ट, जो टास्क एक्सटर्नल ऑडिटर ने परफॉर्म करने हैं उससे रेलिवेंट है, अगर वो इंटरनल ऑडिटर भी परफॉर्म कर रहा है या उसने किए हैं। सवाल मेरा सिंपल, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर को वो रीवर्क करना चाहिए वो सारे टास्क, या कि अगर वही काम एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी करना था, वही काम इंटरनल ऑडिटर ने भी किया है, तो ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को खुद यूज कर ले? बताए क्या रीडू करे सारा वर्क या कि उसको यूज कर ले ताकि टाइम बचे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि रीडू करे? रीडू करे। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं उसके वर्क को यूज कर सकता है, इसमें आसानी है? हाँ ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा ना आपको डिटेल भी इसके बता दूं, कंसेप्ट अभी तक ओवरबर्डन तो ही ना हुए। कुछ मुल्कों में ना जो उनकी गवर्नमेंट है वो ये उसने ऑडिटर के लिए बैन कर दिया कि वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं। वो कहते हैं भाई एक्सटर्नल आपको पॉइंट इसलिए किया है कि आप चेक करें। अगर इंटरनल ऑडिटर के काम को चेक करना है तो डायरेक्ट इंटरनल ऑडिटर से रिपोर्ट ना ले लेते। तो आप एक्सटर्नल ऑडिटर बने, इंटरनल ऑडिटर को अलग रहने दें। कुछ कंट्रीज में बैन, जैसे गालबन यूके में बैन है, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं। पाकिस्तान में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी कोई बैन की रिक्वायरमेंट। तो आपने सबसे पहले देखना है इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने से पहले जनरल क्या गवर्नमेंट लॉ की तरफ से प्रोहिबिट तो नहीं किया गया। अगर किया गया तो फिर तो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं ना, फिर अगला बंदा अच्छा है बुरा है इससे कोई लेना देना नहीं, बस नहीं है तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर लॉ की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तो फिर याद रखें इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना बेहतर है, बेहतर है। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन शर्त क्या है? शर्त दो ही है। पहली शर्त क्या है? इंटरनल ऑडिटर ठीक हो, सही बंदा हो, और दूसरी शर्त क्या है? काम ठीक हो। शाबाश, ठीक है। तो इस स्कोप से हमें पता चला कि इंटरनल ऑडिटर कुछ काम ऐसा करता है जो एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट है, और कुछ टास्क ऐसे परफॉर्म करता है जो एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट
अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वाला रेलिवेंट है कौन सा नहीं है, वो मैंने वैसे एग्जांपल पूछी, मतलब ये कंसेप्ट बिल्ड करें कुछ रेलिवेंट है कुछ नहीं है। तो जो रेलिवेंट है क्या इंटरनल ऑडिटर वो यूज कर सकता है पाकिस्तान में? कर सकता है, शर्त क्या होगी? हाँ, अब यहां पे हमारा चैप्टर 2 बड़े हिस्सों में जाएगा। पाकिस्तान में चूंकि पाबंदी नहीं है, हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। ये बहुत कंसेप्चुअल डिफरेंस है। इसमें अगर आपने गलती कर दी ना तो पूछेगा एग्जाम में, ये लिखेंगे, ये नंबर कितने मिलेंगे? हालांकि सारा कुछ आपने इसके हिसाब से सही लिखा होगा, लेकिन पूछे नहीं, पूछेगा ये और लिखेंगे ये एक दफा हो चुका है। इस तरह के ट्रैप में सारे स्टूडेंट नहीं आते, लेकिन कुछ स्टूडेंट आ जाते। भाई इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले सकते हैं? ले सकते हैं। दो तरीके हैं हेल्प ले। पहला तरीका क्या है? यूज इंटरनल वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्या? यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट असिस्टेंस। क्या इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर से अब यहां पे ना एग्जाम लेवल की टेस्टिंग शुरू हुई। अभी तक सिर्फ समझे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो रहे थे, अब एग्जाम लेवल के लिए तैयार हो जाए। जो कुछ अभी पढ़ा रहा था आपको, अब जो आगे आने वाला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, इसके लिए पढ़ा रहा था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 इटसेल्फ एग्जाम में मुमूमी तौर पे टेस्ट नहीं होता, इसलिए अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 टेस्ट होता है और 2 की बेस है 1 में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड में उसने आपको एक बहुत ही अहम बात बताई, क्या? कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है। दो तरीके क्या है? दो तरीके क्या है? क्या भला? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और दूसरा तरीका क्या है? दोनों में फर्क क्या है? सुने जरा। टीचर ने केस स्टडी की असाइनमेंट दी, मैंने असाइनमेंट कोई नहीं की, सुबह क्लास में आ गया। अब टीचर ने असाइनमेंट चेक करनी है। अब मैं साथ वाले को, भाई तूने असाइनमेंट की है? कह रहा है हाँ असाइनमेंट। मैं कहा दिखाओ जरा। सामने रखी हुई असाइनमेंट, ठक से छापा मार दिया, ठक 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 ठक। ये क्या है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। यानी उसने जो वर्क ऑलरेडी किया हुआ है, आपने उसकी कॉपी शापी लेके अपने पास रख ली, उसको कॉपी कर लिया। यूजिंग यानी इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। इसमें मैं कहूंगा भाई आपका आधा शुक्रिया, हाफ थैंक यू। क्या? हाफ थैंक यू। कहेगा हाफ क्यों? मैं कहा इसलिए कि दिखा दिया काम, लेकिन किया तो मैंने ना, अपना काम मैंने किया, हाफ थैंक यू। दूसरा तरीका क्या है? असाइनमेंट नहीं की, सुबह क्लास में आया, उस्ताद ने असाइनमेंट चेक करनी है। मैंने सारे भाई को क्या कहा, भाई ऐसा कर, फारिग ही बैठा है, मेरी असाइनमेंट तो कर दे। फर्ज करें इसने कहा ठीक है, और अब मेरे कहने पे, मेरे बिहाफ पे जो काम मैंने करना था, अब ये खुद कर रहा है, ठक ठक ठक। ये क्या है? डायरेक्ट असिस्टेंस। इसमें फुल थैंक यू मिलेगा भाई को। तो इंटरनल ऑडिटर को हम दो तरीकों से हेल्प ले सकते हैं। एक तरीका क्या है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, मतलब ऑडिटर ने पास्ट में काम किया है, हम उसके ऑलरेडी किए हुए वर्क को हमारे लिए रेलिवेंट है तो यूज कर लेंगे। यूज करने का मतलब क्या है? हम उसकी कॉपी करवा के खुद अपनी फाइल में रखेंगे और कहेंगे ये हमारा एविडेंस है। और डायरेक्ट असिस्टेंस क्या है? इंटरनल ऑडिटर को बुला के अपनी जेरे निगरानी काम करवाना। इंटरनल ऑडिटर को बुला के अपनी जेरे निगरानी काम, अपनी छतर छाया में उसको ऐसे अपने साथ बिठाना, जिस रूम में ऑडिट टीम बैठती है उसी रूम में उसको, और उसे कहना भाई पुराना काम उधर ही छोड़ो, यहां पे हमारे साथ स्क्रैच से काम करो, जो जो हम कहेंगे वो, और जैसे जैसे कहेंगे ऐसे ऐसे करो। ये कौन सा कंसेप्ट है? डायरेक्ट असिस्टेंस। तो कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट बेहतर है? कितनों के ख्याल में डायरेक्ट असिस्टेंस बेहतर है? अब ये डिपेंड करता है आप एक्सटर्नल ऑडिटर बन के सोचते हैं कि इंटरनल ऑडिटर। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर बन के सोचेंगे तो डायरेक्ट असिस्टेंस बेहतर है, और इंटरनल ऑडिटर बन के सोचेंगे तो यूजिंग हो गएगा। सर जी एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, जो किया हुआ काम वही चेक कर लेना। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस में फर्क समझ आ गया? किस में ऑलरेडी काम को ही यूज करना है, यूजिंग द वर्क ऑफ, और किस में नए सिरे से काम करवाना है। शाबाश, क्लियर? चलिए ये दोनों अल्फाज आपको
समझ आ जाने चाहिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट 2 की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 क्या है? अब देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में को बेस बना दी इंटरनल ऑडिट की। अब आगे दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे इस कार्बन। एक कौन से वाला होगा? जो सिखाएगा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो क्या जिम्मेदारी है हमारी, और दूसरा क्या सिखाएगा? यह देखें है, अल्फाज को थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट देखें यही है। एक में यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट सीखेंगे, दूसरे में डायरेक्ट असेसमेंट। डन जी। पहले कौन सा सीखें? यूजिंग वर्क। बेसिक कंसेप्ट में रखना है, यूजिंग दी वर्क। हम इंटरनल ऑडिटर को नहीं यूज कर रहे, उसके काम को यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली उससे असिस्टेंस नहीं ले रहे, उससे इनडायरेक्ट में जो काम ऑलरेडी किया वो दिखा दो हमें। क्या ऐसा कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है आपकी कुछ फिर जिम्मेदारियां हैं। हमने क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? स्टैंडर्ड कहने लगा सुनो सुनो सुनो, अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है आपको पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, वो कैसा है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अच्छा है यानी ऑब्जेक्टिविटी है, कंपिटेंस है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच है तो अच्छा है। और अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम। ऑब्जेक्टिविटी है, इंडिपेंडेंट है, कंपिटेंट है, अप्रोच अच्छी है उसकी, सोच अच्छी है उसकी, तो फिर गुड, उसके वर्क को यूज करो। और अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कंपिटेंस नहीं है, अप्रोच फारग है, फिर क्या करो? यूज ना करो। तो यहां पे कह रहा है स्टेप नंबर 1, जब कभी आपने फैसला किया कि आपने इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करना है, सबसे पहले क्या चीज देखनी है? इंटरनल ऑडिट कैसा है। फिर ये देखना है किस एरिया में इसका वर्क यूज करूं। क्या हर एरिया में वर्क यूज कर सकते हैं? नहीं। कहीं ऐसा ना इंटरनल ऑडिटर से पूछे भैया बताओ यार ओपिनियन क्या दे, कह रहा ये काम सर इतना अहम जजमेंट वाला आप मेरे से करवा रहे हैं तो आपने क्या करना है। तो उससे हमने रिस्की काम नहीं करवाने, जजमेंट वाले काम नहीं करवाने, उससे वो खुद करने हैं। रूटीन के काम जिसमें लिमिटेड जजमेंट है, लो रिस्क है, खज्जल ख्वारी वाले काम जितने भी हैं वो इससे करवा लें। लेकिन रिस्की काम जजमेंट भाई पहले डिसाइड करना है इंटरनल ऑडिटर को यूज करें कि ना करें, वो कैसे पता चलेगा? यहां से। फिर फैसला करना है किस एरिया में इसको यूज करें। हर एरिया में यूज नहीं करना, कुछ में यूज करना है, कुछ में। इसका जनरल रूल है क्या भला कि रिस्की और जजमेंटल एरिया में इंटरनल ऑडिटर को यूज, क्योंकि देखिए जितना मर्जी ऑब्जेक्टिव हो, कंपिटेंट हो, है तो एम्प्लॉय ही। यहां पे ऑब्जेक्टिविटी से मुराद मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट तो हो सकता है, कंपनी से इंडिपेंडेंट तो नहीं ना हो सकता है, तो डायरेक्टर के अंडर ही। ठीक है, ऑडिटर कंपनी से इंडिपेंडेंट होता है, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर किससे इंडिपेंडेंट होता है? पूरी कंपनी से। लेकिन इंटरनल ऑडिटर सिर्फ मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट नहीं होता। इसलिए उसके ऊपर हम 100% ब्लाइंड रिलायंस नहीं करते। तो सबसे इंटरनल ऑडिटर का वर्क को यूज करना है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करो। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? देखो किस एरिया में इसका वर्क को यूज करना है, किस में नहीं करना। फिर जिस एरिया में फैसला हुआ इसके वर्क को यूज करना है उसे पहले से बता देना बेहतर है। 2-4 महीने पहले उसे बता दो, इंटरनल ऑडिट भाई ऐसा ना हो आपने डिसाइड कर लिया अच्छा हमने परचेजेस में इसके वर्क को यूज करना है और बाद में उसके पास गए भैया परचेजेस में आपके वर्क को यूज करना है, जरा परचेज तो दिखाइए, आपने डॉक्यूमेंट्स तो दिखाए जो आपने परचेज को वेरीफाई किया है। ये परचेज का एरिया दिखाया आपको कि क्या क्या वेरीफाई किया है। पहला ही एरिया देखे और आपको लगभग मिनी हार्ट अटैक आ जाए। क्यों? उसने लिखा हुआ था सैंपल सिलेक्शन मेथड है ब्लॉक सिलेक्शन। ये तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने मना किया हुआ है। बताइए क्या अब हमारे उसका काम कोई अहम रहा? नहीं रहा, नहीं कर सकते। या हमने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रखा था 2 लाख, उसने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रखा हुआ 10 लाख। अब बताइए मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा कि नहीं?
क्योंकि हमारे मटेरियलिटी लेवल थोड़ा बहुत फर्क होता है, चल जाता है, इतना फर्क नहीं। इसका मतलब है उसने काम कम किया होगा, हमने ज्यादा। रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, तो मटेरियलिटी का फर्क आ सकता है, सैंपल सिलेक्शन में फर्क आ सकता है। तो बताइए क्या अगर हमारा इरादा है इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, तो बताइए पहले से फोन करके उसे बता देना चाहिए, यार ये इन चीजों का ध्यान रखना, आप तो काम करना ही आपने, जरा इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका काम हमारे लिए भी फायदेमंद साबित हो जाएगा। पहले से कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए कि नहीं उसके साथ? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मिस्टेक क्रिएट कर सकता है, तो कोई बात नहीं, हम कौन सा अन्य वा उसके काम को यूज करेंगे? हाँ चेक तो कर, हम तो सैंपल सिलेक्शन मेथड सिर्फ उसको बताएंगे ये रखो, हम तो मटेरियलिटी लेवल बताएंगे उसको ये रखो, ठीक है? तो हमारे लिए हो सकता है कि वो यूजफुल हो। वाला ने बिरयानी बनानी है, पहले आपसे पूछ लेना चाहिए भैया कैसी बिरयानी पसंद करोगे, भाई कैसी बिरयानी पसंद करोगे हैं? वालदा या बड़ी बहन है, पूछ लेना चाहिए कि नहीं पूछ लेना चाहिए? वरना हो सकता है उनके हिसाब से बिरयानी हमारे, अब घर में कोई मसाला तेज पसंद करते हैं, कोई हल्का पसंद कर, तो पूछ लेना चाहिए कि नहीं हमसे? तो उसी तरह वर्क इंटरनल ऑडिटर, बिरयानी बनानी किसने है? इंटरनल ऑडिटर ने, लेकिन क्या पहले हम उसको बता दें यार ये मसाला इतना रखना, ये मसाला इतना रखना? रख लेगा तो उसकी मेहरबानी, वरना जहां जहां पे हम यूज कर सकते हैं वही कर लेंगे जहां पे। तो यहां क्या बता रहा है? पहले देखें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? डिसाइड करना है किस एरिया में उसके वर्क को यूज करें, किस में ना करें। फिर क्या करना है? जिस एरिया में उसके वर्क को यूज करना है पहले से उससे बता दो यार इसका मटेरियलिटी ये रखना, सैंपल सिलेक्शन मेथड ये रखना, वगैरह वगैरह वगैरह, ताकि वो हमारे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ उसका वर्क मैच हो जाए। वरना याद रखिए सिलेबस में नहीं है बात, लेकिन इंटरनल ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड अलग होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड अलग होते हैं, और उनमें थोड़ा फर्क होता है। तो हम बेसिकली उसे एक्सटर्नल ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं ताकि इंटरनल ऑडिटर का वर्क हमारी रिक्वायरमेंट से भी मैच करता हो। ठीक है जी? अच्छा बता दिया, पर उसने कहा ठीक है सर बेफिक्र होकर 3 महीने बाद आ जाएगा, सर चीज आपको रेडी मिलेगी। 3 महीने बाद गए तो बताइए क्या उसके वर्क को एज इट इज हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, उसके वर्क को चेक करना, क्या करना है? इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क। इंटरनल ऑडिट के वर्क को वैल्यूएट करना है कोई माइका लाल जो मुझे बताए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 4 में क्या फर्क है? देखिए सबसे ज्यादा बड़े कंसेप्ट यही हैं, स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 4 है। फर्क इसमें इंटरनल ऑडिटर की असेसमेंट कर रहे हैं, इसमें इंटरनल ऑडिटर के ये चीज। तो जरा मुझे बताइए, अब तरतीब से चलें। फिर इसके बाद कहता है जब आप काम चेक कर लेंगे ना तो आपने कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, डायरेक्टर्स को बता देना कुछ बातें अगर बताने वाली हो, वरना अपने पास सारा काम डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है हमने बताना है, जो जो काम किया है वो सारे काम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन का यही है कंसेप्ट, ये कवर हो गया। कम्युनिकेशन क्या है? डायरेक्टर्स को बता देंगे सर हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने लगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में हम डायरेक्टर्स को क्या कम्युनिकेट करते हैं? सर हम आपके इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने लगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं। डायरेक्ट असिस्टेंस में भी कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टर्स को, तब क्या कम्युनिकेट करेंगे? सर हम इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करने लगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है? भाई डायरेक्टर उसके एम्प्लॉई है ना, अब ये तो नहीं है कि वो मुलाजिम किसी और का और काम किसी और का करे। असूली तौर पे भी पूछ लेना चाहिए कि नहीं तनख्वाह किससे ले रहा है। तो जो मेन स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं वो 2 हैं। सबसे अहम क्या? इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करो। अब आते हैं पहले इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है। इंटरनल ऑडिटर को 3 चीजें देखनी है, उसकी शक्ल सूरत नहीं देखनी, उसकी उम्र नहीं देखनी, किस स्कूल से पढ़ा है नहीं देखना, किस जगह रहता है नहीं देखना। देखना है तो क्या देखना है? 3 चीजें, क्या? ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। भाई ऑब्जेक्ट कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आपने पहले पढ़े हुए हैं, मैंने सिर्फ आपको ICAP की टेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से एग्जांपल्स देनी है, बस कंसेप्ट आपको पता। बताइए क्या इंटरनल ऑडिट में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए?
वो कह रहा है इनमें से तीनों क्राइटेरिया देखना, कोई एक क्राइटेरिया भी मीट ना हुआ तो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज नहीं करना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किससे? मैनेजमेंट से। कैसे पता चलेगा? आपने देखना है रिपोर्ट किसको देता है। अगर इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट देता है सीएफओ को, इंडिपेंडेंट। अगर रिपोर्ट देता है ऑडिट कमेटी डायरेक्टर्स को, इंडिपेंडेंट है। आपने देखा कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इंटरनल ऑडिटर को कहा जाता है भैया तुमने आके मैनेजमेंट के काम भी करने हैं, तो फिर कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए इंटरनल ऑडिटर का काम चेक करना है, काम करना नहीं है। अगर अब देखिए कंट्रोल, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बन रही है कि नहीं सही, ये किसका काम है? इंटरनल ऑडिटर। अगर इंटरनल ऑडिटर को कहा भैया तुम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ऑब्जेक्टिव रहा? क्या जब वो काम खुद परफॉर्म करेगा तो उसको चेक कर सकेगा बाद में? सेल्फ रिव्यू थ्रेट रह जाएगा यह चीज। उसे कहा भैया क्रेडिट लिमिट तुम सेट कर दो, सेल्स ऑर्डर तुम अप्रूव कर दिया करो, तो मैनेजमेंट ने करने। ऑडिट इंटरनल ऑडिटर ने तो ये देखना है कि सेल्स ऑर्डर सही अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए। क्लियर? तो यहां पे क्या सिखा रहा है आपको कि कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जो मैनेजमेंट का काम है वो इंटरनल ऑडिटर के हवाले नहीं करना, क्योंकि वो उसने चेक कर, जो चीज वो चेक करना ही है वही करने के लिए कह दिया, परफॉर्म करने के लिए, तो चेक क्या करेगा? समझ रहे हैं? समझेगा नहीं? कंफ्लिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चाबी गवर्नेंस। अगर तो जो इंटरनल ऑडिटर की हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन के डिसीजन है, ये दो चार्ज विद गवर्नेंस कर रहे हैं डायरेक्टर तो, और अगर सीईओ कर रहा है, क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, मैनेजमेंट, तो उसका मतलब है वो जाहिर है मैनेजमेंट अगर इंक्रीमेंट लगाना है तो इंटरनल ऑडिटर ने तो उसको खुश रखेगा, फिर इंक्रीमेंट जो मिलना है। तो जो हायरिंग फायरिंग का डिसीजन भी किसको करना चाहिए? डायरेक्टर्स को। ऑब्जेक्टिविटी, किसी बॉडी का मेंबर हो जैसे आई कैप फॉर एग्जांपल, या इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर IIA, ताकि उस बॉडी के जो रूल्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स है, उसको फॉलो करे। अगर ये किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तो गुड, ऑब्जेक्टिविटी भी आती है इससे, कॉन्फिडेंस भी आती है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। अगर किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है तो गुड। कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ रिस्ट्रिक्ट ना की जाए, कम्युनिकेशन ना की जाए, यानी इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के दरमियान में ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर पाबंदियां लगाई मैनेजमेंट ने, इसका मतलब है इंटरनल ऑडिटर में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। रिम्यूनरेशन पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स। यानी इसका सिखा क्या रहा है? सिखा ये रहा है कि जब आपने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है ना, तो आपने तीन चीजें देखनी है। क्या? ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट है कि नहीं। इसमें क्या सिखाया कि भैया उसकी हायरिंग फायरिंग मैनेजमेंट नहीं करे, डायरेक्टर्स करें। वो रिपोर्ट किसको दे? कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करे? दो साथ। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिविटी। दूसरी चीज क्या देखनी है? चलिए आप अंदाजा लगाएं, छोड़े उसको क्या लिखा है। इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस कैसे चेक, क्या क्या चीजें होंगी तो आप कहेंगे कॉम्पिटेंट है? उसका नॉलेज कितना है IFRS का या दूसरे प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप है कि नहीं उसकी। मेंबरशिप होगी तो क्या है, मोर कॉम्पिटेंट के लेस कॉम्पिटेंट? मोर कॉम्पिटेंट। और एक्सपीरियंस कितना है? ज्यादा एक्सपीरियंस, मोर कॉम्पिटेंट। एक्सपीरियंस, नॉलेज, रिसोर्सेज कितने, ये चीजें जो है इसका मतलब ये कॉम्पिटेंस से रिलेट करते हैं, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज हो, हाईली स्किल्ड हो, ट्रेनिंग होती हो डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये चीजें कॉम्पिटेंस। फिर है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि इंटरनल ऑडिटर के काम करने का तरीकाकार क्या है। अगर तो इंटरनल ऑडिटर के काम करने का तरीकाकार वैसा ही है जैसा एक्सटर्नल ऑडिटर के काम करने का तरीकाकार है, तो इसका मतलब है गुड। और एक्सटर्नल ऑडिटर पता है कैसे काम करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर के काम करने का तरीकाकार सुने, उसका वो ऐसे नहीं है कि जो दिल में आया आज वो परफॉर्म कर लिया। उसका वर्क पहले से प्लान, प्रॉपरली प्लान होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, उसको कोई ना कोई सुपरवाइज एंड रिव्यू करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो
प्रोसीजर परफॉर्म करने में, जो प्रोसीजर परफॉर्म किए उनको वो डॉक्यूमेंट करता है, गाइडेंस मौजूद होती है, मैनुअल मौजूद होते हैं, क्या करना है कैसे करना है। जब ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो फिर इसका मतलब क्या है कि अप्रोच क्या होगी काम करने की, अप्रोच सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन। किस अप्रोच को सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन करते हैं कि जो जब दिल किया, जैसे दिल किया वैसे काम कर लिया, ज़बानी कलामी काम कर लिया, नहीं, क्या वर्क प्रॉपरली प्लान्ड, डॉक्यूमेंट, सुपरवाइज हो, रिव्यू हो, ठीक है, मैनुअल पहले से अवेलेबल हो, काम कैसे करना है, गाइडेंस अवेलेबल हो, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो। तो जब ये चीजें होंगी इसका मतलब काम करने का तरीकाकार भी अच्छा है। तो फिर से मुझे बताइए, सबसे अहम चीज इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, सबसे अहम चीज क्या है, इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है। कौन कौन सी चीज वैल्यूएट करनी है, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। दूसरा सवाल, कैसे वैल्यूएट करनी है, ऑब्जेक्टिविटी कैसे वैल्यूएट करेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, ताल्लुक होगा तो फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा, वो उसका पुराना दोस्त है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर और सीएफओ बचपन के दोस्त हैं, ऑब्जेक्टिविटी फारग, फेमिलियरिटी थ्रेट आ गया। तो हमने देखना ऑब्जेक्टिव क्या देखेंगे, रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, हायरिंग फायरिंग के डिसीजन डायरेक्टर्स को करें, रिपोर्टेबल टू डायरेक्टर्स हो, क्योंकि जिनका काम चेक करना है ना उनके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए इंटरनल ऑडिट का, ये असूल याद रखें। तो अगर किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक ऐसा बनता है जिसकी वजह से इंटरनल ऑडिटर उसको फेवर दे सकता है तो उसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। कंपिटेंस का मतलब क्या है, क्या हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनल बॉडी के साथ एफिलिएशन हो, ठीक है जी, ये है इसका मतलब। रिसोर्सेज अवेलेबल हो, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच का मतलब क्या है, काम करने का तरीका, ये काम नहीं है, काम करने का तरीकाकार है। यहां पे हम पार्ट सी में काम नहीं चेक कर रहे, उसके काम करने का तरीकाकार चेक कर रहे हैं कि क्या भाई ज़बानी कलामी काम करते हो कि रिटर्न फॉर्म में, काम को पहले से प्लान करते हो कि फौरन जो सेशन में आ जाए वैसे करते हो। भाई काम करने के बाद कोई चेक करता है, तुम्हारा रिव्यू करता है, हमारे फॉर्म में तो रिव्यू होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, सुपरविजन भी है, रिव्यू भी है, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। यही काम अगर इंटरनल ऑडिटर भी करता है तो उसका मतलब क्या है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन। डन जी, यहां पे स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। बाकी यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस कल के लेक्चर में करेंगे। लेकिन सुन लें, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे अहम केस स्टडी है ना, सबसे अहम केस स्टडी, वो मटेरियल आपने तैयार कर लिया है। क्या वो आपको किसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये इंटरनल डिपार्टमेंट के वर्क पे रिलाय करना चाहिए या नहीं। आपने वैल्यूएट करना है कि ऑब्जेक्टिविटी वाले पॉइंट्स हैं, कॉम्पिटेंस वाले हैं, सिस्टमैटिक एंड, अक्सर उनमें से एक दो पॉइंट्स की वायलेशन करवाएगा, आपने ढूंढना है, आपने उसे ढूंढना है कि किस किस की वायलेशन करवाई। क्लियर जी। तो आज के लेक्चर के बाद, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के बाद आप इस काबिल हो गए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जितना आपने पढ़ा है ऑब्जेक्टिविटी कमेंट के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को आप इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो गए कि किसी भी कंपनी के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं, कॉम्पिटेंस है या नहीं, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है या नहीं। डन जी। चलिए, केस स्टडी आपके असाइनमेंट में भी है, उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।